हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आपको बता दूं कि मैं पेशे से एक प्रोफेशनल ट्रैवल गाइड हूँ, जो कि पिछले लगभग 4 साल से जापान में ही रह रहा है और मैं जापान से ही हूँ। मुझे मेरी नौकरी बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन उस हादसे के बाद से मुझे हर रोज़ इसके बारे में ही ख्याल आते रहते हैं, और ऐसे ऐसे ख्याल जिनसे मैं कभी भी ऊपर उठ ही नहीं पाता हूँ। दरअसल एक बार मुझे एक जंगल के बारे में पता चला, एक ऐसा जंगल जहाँ पे हजारों लोगों की लाश मिली है, और अगर खबरों की माने तो उन सभी लोगों ने आत्महत्या करी थी। ये काफ़ी बड़ा नंबर था और इससे भी बड़ी बड़ी बातें थी इस जंगल के बारे में। इसीलिए मेरा बहुत मन किया कि मैं क्यों ना एक बार इस जंगल में घूम के आऊं। तो वो जंगल 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक अंदर वाला हिस्सा, जो कि कितना अंदर तक है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा है, और एक बाहरी हिस्सा जहाँ पे लोग अक्सर घूमने के लिए भी जाया करते हैं। लेकिन जितना मुझे पता है, जो भी इंसान उस घने जंगल की तरफ जाता है वो कभी भी ये नहीं चाहता कि वो वापस आए लौट के, और ना ही ज्यादातर लोग आते हैं। इसी वजह से उस एरिया के आसपास के लोगों का ये मानना था कि उस जंगल में किसी शैतानी शक्ति का वास है। लेकिन अगर मेरे नजरिए की माने तो मुझे इनमें से किसी बात पर कोई विश्वास नहीं था। लेकिन 1.5 साल पहले जो मेरे साथ घटना हुई, उससे मेरा पूरा नजरिया ही बदल गया। आज तक मेरे को उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। अब हो सके तो आप ही मुझे बता दो। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं उस जंगल में एक बार घूमने के लिए गया, और उस दिन वहां पे जो एक तालाब है, उस तालाब के पास मुझे एक बेहद ही अजीब सी और पुरानी सी दिखने वाली डायरी मिली। पहले मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं उस डायरी को उठाऊं, लेकिन जिस चीज की वजह से मैंने उसे उठाया वो था उस डायरी के ऊपर लगा हुआ खून। हो सकता है आप लोग सोचें कि खून देखकर तो लोग ऐसी चीजों से दूर जाते हैं, लेकिन मुझे बचपन से ही खून या फिर इन सब चीजों को देखने में बहुत ज्यादा मजा आता था। और जब मैंने देखा कि उस डायरी के ऊपर खून लग रहा है, मैंने उस डायरी को फौरन उठा लिया। लेकिन उस डायरी के अंदर जो कुछ भी लिखा था, हो सकता है ये सब जब मैं आपको बताऊं तो आप मुझे कोई पागल ही कहो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इस डायरी में लिखा हुआ है। अब मैं आपको वो बातें बताता हूं जो कि इस डायरी में लिखी हुई हैं। ओकिगारा, एक जंगल जो कि जापान में माउंट फूजी के पास में है। ये एक जापानीज नेशनल पार्क है जहां पर हर साल कई सारे सैलानी घूमने के लिए आते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ वो साइड है जो कि गवर्नमेंट इसके बारे में बताती है, लेकिन इसके बारे में एक बहुत ही डार्क साइड भी है। दरअसल इसी को जापान का सुसाइड फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर साल 100 से 200 लोगों की लाश मिलती है, और मैक्सिमम मौतों का कारण आत्महत्या होता है। लोगों का मानना है कि एक श्रापित जगह है। आसपास के लोगों का यह भी कहना है कि इन जंगलों में यूरेई नाम की आत्मा रहती है। ऐसी आत्मा जो कि उन लोगों को और ज्यादा ग्लानि में डाल देती है ताकि वो लोग आत्महत्या कर लें। अब मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ कि मैं आखिर क्यों इस जंगल में जाना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। 3 दिन पहले मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई। उनका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ। मेरे पापा के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था, जो कि उनके जाने के बाद सीधा मेरे ऊपर आ गया, और कर्जदार मेरे पीछे पड़ गए। जितना पैसा मैं कमाता था उससे मैं ठीक से अपनी रोटी भी नहीं चला पाता था, और अब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी भी मुझे धोखा दे रही थी। मेरी जिंदगी में मेरे लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सुसाइड ही कर लूं। लेकिन था तो आखिर मैं एक डरपोक ही। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं सुसाइड कर सकूं। इसीलिए मैं नेट पे ढूंढने लगा कि आखिर सबसे आसान तरीके से कैसे मारा जाए, और फिर मुझे पता चला इस जंगल के बारे में। और आखिरकार अपने आखिरी के सारे पैसे समेटकर मैं आ गया इस जंगल के पास। मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि मैं चाकू चला के या फिर बंदूक से अपनी जान लूं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फांसी लगा के ही मर जाता हूं। जब मैं इस जगह पे आया
तो मुझे जंगल में आना था, लेकिन पता नहीं क्यों कोई भी इंसान मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए राजी ही नहीं था। सभी बस यही पूछते कि क्या आप कोई सामान लेके जा रहे हो, और जब मैं उनसे ना कहता तो सभी मेरे को वहाँ पे छोड़ने से मना कर देते। बाहर की दुनिया में उस जंगल को एक नेशनल पार्क के रूप में बताया जाता था। उस शहर के अंदर ही उस जंगल का जो खौफ था वो मुझे वहाँ पे घूमते हुए पता चल रहा था। बड़ी मुश्किल से मुझे एक बस मिली जो कि उस जंगल के थोड़ा दूरी पे मुझे उतार देती, और मैं उस बस में बैठ भी गया। मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था। उसके बाद मैं उस जंगल के सामने पहुंच गया। मुझे सामने एकदम घना जंगल दिख रहा था। आप शायद यकीन भी ना करो, दोपहर का वक्त था, लेकिन तब भी उस जंगल में इतना अंधेरा था कि कोई भी वहां खो जाए। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, और मैं यही सोच के अंदर की ओर जाने लगा। मैं ये सोच रहा था कि मैं इस जंगल में अपनी जिंदगी खत्म करके बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के शोर शराबे से दूर एकदम शांति भरा जंगल। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात थी कि उस जंगल में शांति कुछ ज्यादा ही थी। किसी छोटे से छोटे जानवर की आवाज नहीं, बस पत्तियों पे मेरे चलने की आवाज गूंज रही थी। अभी मैं मुश्किल से थोड़ा अंदर ही आया था कि अचानक से मैंने एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज नोटिस करी, जिसके बारे में मैंने पहले पढ़ भी लिया था, और वो थी वहां का टेम्परेचर। उस जगह का टेम्परेचर मानो अचानक से 15-20 डिग्री कम हो गया था और मुझे ठंड लगने लगी थी। जब मैंने इस बात के बारे में इंटरनेट पे पढ़ा था तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था, लेकिन इसके पीछे का रीजन जान के आप भी शायद चौंक जाएं। रीजन ये लिखा था कि इस जंगल में जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं उनकी आत्माएं ही इस जगह के तापमान को इतना कम कर देती हैं। उस जंगल में तरह तरह के बैनर लग रहे थे। उनमें से कुछ जो मुझे याद हैं वो थे, अपने परिवार के बारे में सोचो, किसी से मदद लो, मौत किसी सवाल का जवाब नहीं है। ऐसी ऐसी लाइंस पढ़ पढ़ के मैं और भी ज्यादा उदास हो चला था। ये सब बैनर के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, ये जंगल के अंदर बीचों बीच से जा रहे छोटे से पतले रास्ते के आसपास लगे हुए थे। सभी लोगों का कहना था कि जो इन रास्तों पे जाता है वो मरता ही है। लेकिन उस जंगल में अंदर जाने के बाद जिस तरीके का मैं फील कर रहा था वो शायद ही आप समझ पाओ। जैसे जैसे मैं जंगल में अंदर जा रहा था, पता नहीं क्यों मैं खुद को और ज्यादा गिल्ट फील करता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस अंधेरे की ओर चला जा रहा हूँ, एक ऐसा अंधेरा जहां से मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। और उसके बाद मैंने उस रास्ते को छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैं रास्ते से नीचे उतरा, मेरे कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। किसी एक की नहीं बल्कि कई सारे लोगों के फुसफुसाने की आवाजें। वो काफी धीरे और प्यार से फुसफुसा रहे थे। मैंने बस एक बार पलट के वापस रास्ते की तरफ देखा और फिर वापस पीछे की ओर मुड़ गया। मेरे पास सिर्फ मेरी रस्सी, मेरी पॉकेट डायरी और एक पेन था, और कुछ भी नहीं। मानो जंगल के अंदर से वो जो फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी वो मुझे अपनी ओर ही बुलाए जा रही थी। मैं अपनी जिंदगी में की हुई हर एक गलती के बारे में सोचने लगा, जिसके बाद मुझे और ज्यादा बुरा लगने लगा। बस मैं चाहता था कि अब मुझे इस सब से छुटकारा मिल जाए। मैं वहां पे तकरीबन 4 या 5 घंटे ऐसे ही बस घूमता रहा, उस सुनसान से जंगल के अंदर जहां मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही शाम हुई और सूरज डूबने लगा, मुझे लगा बस हाँ, यही वो समय है जब मैं अपनी इन सारी परेशानियों को खत्म कर लूंगा। और मैंने एक बड़ा सा पेड़ देखा। मैं उस पेड़ के पास गया और सोचने लगा, हाँ अब। मैंने उस पेड़ पर वो रस्सी टांग दी और उसके बाद एक बड़ा सा पत्थर उठा दिया ताकि मैं उस रस्सी तक पहुंच सकूं। मैं उस पत्थर पे चढ़ गया और उसके बाद मैंने उस रस्सी को अपने गले में डाल लिया। सिर्फ एक झटका लगा मुझे उस पत्थर को पैर से नीचे धकेलने में, और उसके बाद मैं उस पेड़ पर झूल रहा था। मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे शांति से रह पाऊंगा, लेकिन वहां पे तो कुछ और ही हो रहा था।
जैसे ही मेरा दम घुटना स्टार्ट हुआ, जिन लोगों की आवाजें अब तक मेरे कान में प्यार से फुसफुसा रही थी, वो एकदम भयानक चीखों में बदल गईं। ऐसी चीखें जिनका दर्द मैं सुन ही नहीं पा रहा था। वो चीखें बस यही चिल्ला रही थी कि मैं एक नकारा इंसान हूं, मेरी किस्मत ही यही है, मुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मैं मर नहीं रहा हूं, बल्कि मैं सिर्फ एक अनजान जगह पे खोने वाला हूं। उसने तुम्हें फंसा लिया। ये सारी आवाजें सुनकर मेरी सच में हालत खराब हो गई। मैंने अपनी पूरी जान लगा ली कि मैं उस रस्सी को अपने गले से बाहर निकाल सकूं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था अब। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा वो मैं शायद ही कभी भूलूं। मैंने देखा मेरे सामने एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल सफेद बाल और काले रंग के कपड़े, आंखें बिल्कुल सफेद, चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, बस सीधे मेरी आंखों के अंदर देख रही थी वो। मुझे नहीं पता मैंने उस वक्त क्या फील किया, बस मुझे यही ख्याल आ रहा था, मैं क्यों आया यहाँ पे। मेरी आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी। मुझे पता था कि मैं अब मर रहा हूँ। हर बार जब भी मैं अपनी पलक झपक के वापस से खोलता तो मैं देखता वो औरत मेरे और पास आ गई, और अगली बार इतना पास आ गई कि उसने अपने बिल्कुल सफेद हाथ मेरी गर्दन के पास लगा दिए। उसके हाथ इतने ठंडे थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो मेरे गले पे सिर्फ हाथ घुमाए जा रही थी, और उसके बाद वो अचानक से नीचे बैठ गई, और नीचे बैठकर वो मेरी टांगे नीचे खींचने लगी। बस मेरी आंखें अब बंद होने लगी और मेरे सामने अंधेरा छा गया कि अचानक से मैं नीचे गिरा। मुझे अगले 5 मिनट तो अपने होश संभालने में ही लग गए, ये सोचने में कि मैं जिंदा हूं या फिर मर गया। लेकिन जब मैंने आसपास देखा तो मैंने देखा कि मैं जंगल की जमीन पर पड़ा हुआ हूं। ऊपर देखा तो रस्सी वहां पे थी ही नहीं, और वहां पे वो औरत भी नहीं थी। मैं उस जगह पे बिल्कुल अकेला था। रात हो चुकी थी, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। बस मैं अब मरना नहीं चाहता था। जिंदगी ने मुझे मौका दिया था और मैं फिर से जीना चाहता था। मैं उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगा जिस रास्ते से मैं जंगल में अंदर की तरफ आया था। मैं तकरीबन अगले 1 घंटे तक ढूंढता रहा, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। मेरी उम्मीद एक बार फिर से टूट गई थी। मैं एक जगह पे रुक के बस ऊपर की ओर देखने लगा कि अचानक से थोड़ी ही दूरी पर पेड़ पर मुझे कुछ दिखा। वो कुछ चमक रहा था। मैं भाग के उसकी तरफ गया, लेकिन जब मैंने वहां पे देखा तो मेरे डर का ठिकाना नहीं रहा। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि वो डर था या फिर पता नहीं क्या। बस वो एक ऐसी फीलिंग थी जो कि मैं फिर से कभी दोबारा महसूस नहीं करना चाहता। मैंने देखा पेड़ पर एक आदमी की लाश टंग रही थी, और मानो बस वो मेरे देखने का ही इंतजार कर रही थी। मेरे देखते के साथ ही वो लाश नीचे जमीन पे आ गिरी। ये देखकर मेरी जो हालत थी वो मैं आपको नहीं बता सकता। बस मैं उस जगह पे ही गिर गया और उस लाश को देखने लगा। थोड़ी सी हिम्मत आई तो वापस मुड़ा और बस बहुत जोर से भागना चाहता था कि अचानक से मेरा पैर किसी ने नीचे खींच लिया। मेरे पैर किसी बहुत ही ठंडी चीज ने पकड़े, और जैसे ही मैंने पीछे देखा मेरे डर का ठिकाना नहीं रहा। वो लाश ही मेरा पैर पकड़ के मुझे रोक रही थी, लेकिन मैं बस बचना चाहता था। मैंने जोर से अपनी लात उसे मारी और वहां से खड़ा होकर भागने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। भागते भागते पीछे पलट कर देखा तो वो लाश भी अचानक से मेरे पीछे आ रही थी। वो बहुत ही अजीब ढंग से मेरा पीछा कर रही थी। 1 सेकंड को गायब होती और उसके बाद मेरे और नजदीक आ जाती। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे बचूंगा, बस मैं भागे जा रहा था। वो बस मेरे पीछे भागते भागते चिल्लाए जा रही थी, ऐसी चीख जिसे सुन के कोई भी डर जाए। ओकीगाहारा, इस जंगल में मैं मरने के लिए आया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहता था। मुझे समझ में आ गया था कि ये मरने के लिए बिल्कुल सही जगह नहीं है। ये सिर्फ एक कैद खाना है जहाँ पे मैं हमेशा के लिए सिर्फ कैद हो जाऊंगा। काफी देर तक मैं बस भागता ही रहा। जब पीछे से आती हुई चीखें रुक गई, तब जाकर मैं थक के एक जगह पे गिर गया।
लेकिन मैं जैसे ही उस जगह पे गिरा, मुझे दूर कहीं एक पीले रंग की रोशनी दिखाई दी। थोड़ा ध्यान लगा के देखा तो लगा कि कोई औरत हाथ में मोमबत्ती लिए उस जंगल में घूम रही है। एक पल को तो मुझे लगा कि मैं बस भाग के उसके पास चला जाऊं, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि इस जंगल में अब तक मैंने जिनको भी देखा है वो जिंदा नहीं थे। इसीलिए मैं उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं गया, बल्कि उसके दूसरी दिशा में वहां पे माउंट फूजी था, एक पहाड़, एक बड़ा सा पहाड़ जहां से मैं शायद वापस जिंदा लौट के जा सकूं। मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी मैंने सब लगा दी और भाग के मैं उस पहाड़ की तरफ चला गया। बस मैं ये सोच रहा था कि उस पहाड़ के दूसरी तरफ से नीचे उतरूंगा और उसके बाद तब तक भागता रहूंगा जब तक मुझे कोई बस्ती नहीं मिल जाती। लेकिन ये कभी हुआ ही नहीं। मैं सिर्फ भागता रहा और सिर्फ भागता ही रहा, लेकिन कभी भी मेरे को कोई नहीं मिला। उसके बाद मैं एक चट्टान से नीचे गिर गया और शायद मेरे पैर की हड्डी टूट गई। मुझे बस इतना पता है कि मैं अभी किसी गुफा के अंदर हूं। मुझे नहीं पता कि मेरा शरीर ये कैसा हो चुका है, बस ऐसा लग रहा है कि ये सड़ गया है। सच कहूं तो मुझे लिखते हुए नहीं पता कि मैं जिंदा भी हूं या फिर मैं मर चुका हूं। मुझे ये नहीं पता कि मैं हूं कहां पे। क्या मैं उन्हीं लोगों में से एक बन चुका हूं जो कि यहाँ पे आत्महत्या करते थे? मैं जिस जगह पे हूं यहाँ बस मुझे कई सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाजें सिर्फ यही कहती हैं, तुम हम जैसे हो। और उनकी चीखें सुनकर मैं इतना डर गया हूं कि मैं एक कोने से दूसरी जगह हिल नहीं पा रहा हूं। अक्सर मुझे वो औरत दिखाई देती है, वही काले कपड़ों वाली। मेरे सामने मुझे एक छोटा सा पानी का स्रोत दिख रहा है। उस पानी को मैंने छूने की कोशिश करी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसे नहीं छू पाया। उसके दूसरी तरफ से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। मैं अपनी पॉकेट डायरी इसमें ही फेंक रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यह पानी कहाँ जाता है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि अगर आपको ये डायरी मिले तो प्लीज मेरी लाश निकाल लीजिए उस जंगल से। मैं उस जगह पे मर के बस फंस चुका हूँ। जब मैंने डायरी पढ़ी तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि आखिर इस डायरी में ऐसा क्या लिखा है। इसमें शायद एक दो पेज पर और भी कुछ लिखा था, लेकिन क्योंकि ये शायद पानी में भीगी हुई थी इसीलिए उसके वो दोनों पेज मिट चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बस वो 2 पेज ही क्यों मिटे, बाकी की पूरी डायरी के पेज क्यों नहीं। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या था, बस मुझे अब उस जंगल के नाम से ही डर लग रहा है। 6 महीने पहले मैंने अपनी ट्रैवल गाइड की नौकरी भी छोड़ दी। वो डायरी मैंने आग में जला दी, लेकिन आखिर उस डायरी में जो लिखा था वो क्या था ये मुझे आज तक नहीं पता चल पाया। दोस्तों, जापान के ओकिगारा जंगल के बारे में कई सारी बातें प्रचलित हैं। सभी लोगों का यही मानना है कि वहां पे ऐसी आत्माएं मौजूद हैं जो कि आपको आत्महत्या के लिए प्रेरित करती हैं। किसी को भी आज तक इस रहस्य के बारे में कुछ नहीं पता चल पाया। बस ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही हम कभी ढूंढ पाएं। दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब पढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर, जो कि हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। मेरा नाम विक्टर है और मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ। ये जो घटना मेरे साथ घटी थी ये बहुत ही अजीब और चौंका देने वाली है। ये घटना मेरे साथ कुछ टाइम पहले ही घटी है। बात तब की है जब कोविड-19 की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। मेरी पढ़ाई का वैसे भी काफ़ी नुकसान हो चुका था, इसीलिए मैं अक्सर रात में पढ़ता था, क्योंकि मुझे दिन में पढ़ना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं था। रात में इसीलिए मैं शांति से अक्सर काफ़ी देर देर तक पढ़ता था। लेकिन एक रात मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। उस रात शायद 12 बजे के आसपास का समय होगा जब मैं पढ़ाई कर रहा था। दरअसल मेरा रूम 2nd फ्लोर पे है और मैं खिड़की के पास ही बैठकर पढ़ता हूँ। गर्मी बहुत थी इसीलिए मैंने खिड़की खोल रखी थी, लेकिन जालियां लगी हुई थी।
मैं पढ़ ही रहा था कि अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, इतनी अजीब कि मैंने शायद वो पहले कभी सुनी भी नहीं थी। ना मैं आपको बता पाऊंगा कि वो किस चीज़ की आवाज़ थी। बस वो एक आवाज़ थी जिससे मेरा ध्यान भटकाया। पहले तो मैंने फिर भी वो आवाज़ इग्नोर कर दी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ शोर में तब्दील हो गई। अब मुझे इतना तो अंदाज़ा हो चुका था कि वो आवाज़ नीचे ही कहीं से आ रही है। इसीलिए मैं कुर्सी पे से खड़ा हुआ और खिड़की से नीचे देखने की कोशिश करने लगा। जब मैंने खिड़की से नीचे की ओर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। आप यकीन भी नहीं करोगे, लेकिन मैंने देखा कि 3-4 बिल्कुल सफ़ेद साए वो मेरे घर के ही नीचे वाले फ्लोर की जितनी ऊंचाई पे आसमान में उड़ रहे थे। उन्हें देखकर जो मेरी हालत थी वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी नज़र उन पे से बस हट नहीं पा रही थी। मुझे डर बहुत लग रहा था, लेकिन ये भी मैं सोच रहा था कि मैं करूं क्या। फिर जो हुआ वो मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगा। उनमें से एक साया मानो उड़ के बिल्कुल मेरे सामने आ गया। आप यकीन नहीं करोगे, वो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि मानो सफ़ेद रंग का धुआं हो, और उस सफ़ेद रंग के धुएं से ही एक आकृति सी बन गई, किसी इंसान की जैसी आकृति। अब तक मेरे डर का सच में कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन फिर जब मैंने उसकी आंखें देखी तब तो मेरी हालत ही खराब हो गई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल रंग की थी। बस पता नहीं मेरे शरीर को क्या हो गया था, मैं उसे देखे ही जा रहा था कि अचानक से मेरे कान में बस धीरे से आवाज आई, दरवाजा खोलो। ये आवाज सुनकर मानो मेरी एकदम से नींद खुली हो। मैं बहुत तेजी से दौड़ा और अपने मम्मी के कमरे में चला गया। वहां पे मैंने अपने मम्मी पापा को तुरंत उठा दिया, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि मुझे कोई बुरा सपना आया था। मुझे अगले दिन सुबह तक भी यकीन नहीं था कि मैंने कुछ ऐसा देख लिया है। यहाँ तक कि मैं उस बात को भूलने भी लगा था, लेकिन अगले ही दिन जो घटना हुई उसने मेरा दिल दहला के रख दिया। हमें फोन आया था कि मेरी मौसी की तबीयत खराब है, इसीलिए मेरे अंकल, मैं और मेरा भाई रूपराज शाम के 7 बजे के आसपास ही घर से निकल गए थे मेरी मौसी के घर जाने के लिए। सफर लगभग 4 से 5 घंटे का था। पापा और मम्मी पहले ही निकल चुके थे। वो हमें वहां पे बुलाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जब मौसी ने जिद करी कि उन्हें हमसे मिलना है, इसीलिए मेरे अंकल मेरे भाई को और मुझे लेने आए थे। गाड़ी में बैठने के बाद बात करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया, लेकिन अचानक गाड़ी का टायर खराब हो गया, जिसके कारण गाड़ी रुक गई और हम लोग उठ गए। टाइम देखा तो रात के 12:30 बज चुके थे, लेकिन हम लोग लेट थे। हम लोग अभी सुनसान हाईवे के पास ही थे। हम सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरे और अंकल टायर बदलने लगे, लेकिन उसके बाद मैंने फिर से वही नज़ारा देखा जो कि मैं बिल्कुल भूल ही चुका था। मैंने देखा कि मेरे सामने से बिल्कुल वैसा ही सफ़ेद धुआं मेरी ही तरफ आया जा रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे वो मेरे को अपने वश में ही कर लिया था। मानो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, सिर्फ उसे देख रहा था। वो जो भी चीज़ थी वो हमारी तरफ बढ़े जा रही थी कि इतने में ही मेरे भाई रूपराज ने उसे देख लिया और वो जोर से चिल्लाया, अंकल पीछे देखो। अंकल ने पीछे देखा तो उनकी भी हालत खराब हो गई, लेकिन तब तक टायर लग चुका था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जल्दी सामान वामान छोड़ो और गाड़ी में बैठो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मेरा भाई धक्का देते हुए मुझे गाड़ी में बिठाया। हम तीनों लोग गाड़ी में जैसे ही बैठे, वो सफेद सा साया मानो बिल्कुल हमारे सामने आ गया था, और वो हमारी गाड़ी के सामने वाले शीशे से मानो अंदर ही आ गया, लेकिन शीशे पे टकराते के साथ ही वो मानो बिल्कुल गायब सा हो गया और हम लोगों की हालत बिल्कुल खराब हो गई। अंकल ने पूरी स्पीड में वहां से गाड़ी निकाल ली। हम सोच रहे थे वो जो भी चीज थी उससे हमारा पीछा छूट गया, लेकिन जब हमने अचानक से अपने साइड में देखा तो हमारे होश उड़ गए। वो आत्मा या फिर वो जो भी था, वो गाड़ी के 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा पीछा कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं, बस एक जोरदार आवाज आई और हमारा एक्सीडेंट हो गया। जब मेरी आंख खुली तो हम लोग हॉस्पिटल में थे। भगवान की कृपा ही थी कि हम तीनों को ही
ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। मेरी उसके बाद जैसे ही अपनी मम्मी से मुलाकात हुई, मैंने उन्हें ये सारी बात बता दी। मम्मी इन सब चीज़ों पर विश्वास करती थी, इसीलिए उन्होंने अपने एक जानकार पंडित से मुझे मिलवाया। उन्होंने बताया कि वो बुरे साए थे जो कि मेरे पीछे तभी से लग गए थे जब उस रात उन्होंने मुझे देखा था। वो सिर्फ उन्हें ही परेशान करते हैं जो कि उन्हें देख लेता है। उन्होंने बस फिर एक ताबीज मुझे दे दिया और कहा इसे मत उतारना। उसके बाद से ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो साए अब भी मुझे कई बार अपने सपने में दिखाई देते हैं और जब भी ऐसा होता है तब मेरी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। ये घटना मेरे साथ ही घटी है और बिल्कुल सच है। विश्वास करना या ना करना आपके ऊपर है। यही वो हादसा था जिसके कारण से मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास करना शुरू कर दिया।